वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 4 ऑफ माफिया रिवेंज लव। वो गुस्से से सूर्य को घूरते हुए कहता है, चोर की तरह शादी तो कर ली तुमने, लेकिन यहाँ से बच के कैसे जाओगे? जरा देखो तो अपने चारों तरफ गार्ड से घिरे हुए हो। मेरी 6 गोली मारने के बाद भी बच गए ना तुम। लेकिन इन सभी गार्ड्स ने अगर एक एक गोली भी चला दी ना तो तुम्हारे ऊपर तो बचना मुश्किल है। तुम्हारा युवान कितना कहते ही पहले तो शौर्य ने युवान के हाथ से कृतिका का हाथ छुड़ाया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसके हंसने के साथ ही साथ वहां मौजूद सभी गार्ड्स हंसने लगते हैं। ये देख युवान शौक हो जाता है और उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब गार्ड्स शौर्य के हैं। लेकिन हजारों की संख्या में गार्ड्स एक दिन में चेंज कैसे हो गए, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी सूर्य अपनी दमदार आवाज में कहता है, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं जिंदा कैसे हूँ, सारे गार्ड्स कैसे चेंज हुए, तुम बेहोश कैसे हुए, सब सवालों के जवाब मिलेंगे। पहले अपनी पत्नी को यहाँ से भेज दो, क्योंकि आगे जो होगा वे देख नहीं पाएगी। काफी कमजोर है उसका दिल। इसी के साथ वो नूर को इशारा करता है और नूर कृतिका को लेकर वहां से निकल जाती है। उसका जाने का मन तो नहीं था, लेकिन वह सूर्य की बातों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी। कृतिका के वहां से जाते ही सूर्य किसी राजा की तरह सोफा पर बैठ जाता है और सामने खड़े युवान और दिया जी को देख के बोलता है, अब पूछो क्या पूछना है, तो क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम दोनों कुछ पूछने के लायक नहीं रहोगे। तभी दिया जी अपनी आंखों में आंसू लिए थोड़ा सूर्य के करीब आती है और बोलती है, तू मुझे भी मार देगा, अपनी माँ को भी। उनकी बात पर सूर्य थोड़ा हंसते हुए तंज कसता है और कहता है, माँ हो तुम मेरी, अरे माँ तो तुम इसकी हो ना। वो युवान की तरफ इशारा कर बोलता है। दिया जी आगे बोलती है, हाँ मेरे बच्चे, मैं इसकी भी माँ हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ पहले हूँ। वो आगे कुछ कहती इससे पहले ही सूर्य बोलता है, बिल्कुल एक ऐसी माँ हो तुम जो अपने एक बच्चे को मारकर दूसरे को उसकी जगह देना चाहती थी। अगर उस दिन मुझे आपका सच नहीं पता चलता तो मैं तो अभी तक आपको अपनी माँ ही मान रहा होता। तब युवान बोल पड़ता है, लेकिन तुम बच कैसे गए? मैंने तो पूरी 6 की 6 गोलियां तुम्हारे सीने में मारी थी, बचने का तो कोई चांस ही नहीं था तुम्हारा। सूर्य थोड़ा हंसते हुए कहता है, गोली से मरने के लिए गोली को असली भी तो होना पड़ता है ना। चलो मैं बताता हूँ कि मैं बचा कैसे। फ्लैशबैक। सूर्य और ये युवान की जब फाइट हो रही थी, इसी बीच सूर्य युवान के सीने पर एक लात मारता है, जिस कारण युवान थोड़ा दूर जाकर गिरता है। इसी बीच युवान की गन नीचे गिर जाती है और मौके का फायदा उठाकर सूर्य उसके असली गन को अपनी नकली गन से बदल देता है। वह गन तो असली थी, लेकिन उसके अंदर के बुलेट्स नकली थे। युवान वही गन उठाकर सूर्य के ऊपर 6 की 6 गोलियां दाग देता है और इस कारण सूर्य समंदर में गिर जाता है। उसके गिरते ही सूर्य के आदमी उसे सेफली बचा के दूसरी शिप में ले जाते हैं और युवान को लगता है कि सूर्य का गेम फिनिश हो चुका है। फ्लैशबैक एंड। सूर्य की बातें सुन युवान अपना हाथ जोर से पास में रखे टेबल पर मारता है और चिल्ला के कहता है, शिट शिट शिट, कैसे आखिर कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है? तभी उसे सूर्य के हंसने की आवाज़ आती है और सूर्य हंसते हुए कहता है, गेम तो अच्छा बनाया था तुमने। मेरे शिप को हैक कर मुझे अपने किंगडम से दूर भेजा ताकि तुम मुझे मारकर मेरा वो सब कुछ अपने नाम कर सको जो मेरा था। यहाँ तक कि तुम्हारी नज़र तो मेरी बीवी पर भी थी, लेकिन देखो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा, ना मेरी जायदाद, ना मेरी माफिया किंग की पोजीशन और ना मेरी बीवी। दिया जी जब देखती है कि अब दोनों की सच्चाई पूरी तरह बाहर आ गई है, तो वो अच्छी माँ बनने का नाटक छोड़ अपने असली अवतार में आती है और सूर्य के सामने खड़ी होकर कहती है, लेकिन तुम्हें पता कैसे चला हमारी प्लानिंग? दिया जी का बदला हुआ अंदाज देख सूर्य का दिल थोड़ा दुखता है, क्योंकि जब से उसने सोच संभाला था दिया जी को ही अपनी माँ माना था। नाटक ही सही, लेकिन दिया जी हमेशा प्यार करती थी उससे। कभी लगा ही नहीं कि वह इतने सालों से नाटक कर रही है। सूर्य एक लंबी सांस लेकर अपने इमोशंस को काबू करता है और फिर से तंज कसते हुए कहता है, अरे क्या बात है, आप तो अपनी असलियत पर बहुत जल्दी आ गई। लेकिन चलो अच्छा है, मुझे मारने में अब परेशानी नहीं होगी। उससे पहले तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूँ तो तुम दोनों दिल थाम के सुनो। तुम दोनों के उसी प्यादे ने मुझे सारी सच्चाई बताई है, जो कभी तुम्हारे खेल का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी मेरी साइड है। अनाया उन युवान के मुंह से अचानक निकलता है और सूर्य तुरंत बोलता है, हाँ सही जवाब, तुम्हारी अनाया जो सिर्फ तुम्हारी नीड्स को पूरा करने का जरिया थी, लेकिन तुम उसका सच्चा प्यार थे। वो शादी करके घर बसाना चाहती थी तुम्हारे साथ, लेकिन जब तुमने उसे ठुकरा दिया तो उसने पार्टी बदल ली। फ्लैशबैक। योहान की गोली मारने के बाद सूर्य के गार्ड्स उसे सेफली बाहर निकालकर एक सेफ जगह पर लाते हैं। तभी वहां रोनित और रोहित आते हैं और सूर्य को ठीक देख राहत की सांस लेते हैं। रोहित बोलता है, बॉस अब आगे का क्या प्लान है? तभी सूर्य कहता है, पहले तो हमें युवान को विला में कैसे भी घुसना होगा, क्योंकि पहले कृतिका को बचाना बहुत जरूरी है। अगर वे इस युवान के साथ नहीं मिली हुई हो
होगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तभी रोनित कहता है, बॉस हमने पता किया है, युवान के विला में टोटल 6000 गार्ड्स हैं और 3000 की शिफ्टिंग होती है। मतलब 6 घंटे में 3000 गार्ड्स ड्यूटी पर रहते हैं, फिर 6 घंटे में बदल जाते हैं। जो टाइम उन्हें रेस्ट करने को मिलता है उसी में हमें अपने गार्ड्स उसके गार्ड से बदलने होंगे। रोनित का प्लान सुन सूर्य कहता है, ये काम कल से ही शुरू करो क्योंकि पक्का वो युवान परसों ही कुछ करेगा। और तभी सूर्य का फोन रिंग करता है जो रोहित के पास था। रोहित अपने पॉकेट से फोन निकालकर कॉलर आईडी देखता है तो किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। सूर्य अपना हाथ बढ़ाकर फोन लेता है और कॉल रिसीव कर कान पर तेजी से जैसे ही लगाता है उसके मुंह से निकलता है, अनाया। जिसे सुन रोहित और रोहित सूर्य को ही देखने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ से अनाया रोते हुए कहती है, सूर्य मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा और धोखा दिया तुम्हें। एक बार माफ़ कर दो, फिर मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ कि मैंने आखिर क्यों किया ये सब। सूर्य अपनी रोबदार आवाज़ में बोलता है, फिलहाल मेरा मूड तुम्हारी फालतू की बातें सुनने का नहीं है और तुम बताओ या ना बताओ सच तो जानकर ही रहूँगा मैं। और माफ़ी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। और तुमने जो किया है ना वो गुनाह है, समझी। इतना बोलकर वो जैसे ही फ़ोन काटने को होता है, अनाया के आगे की बात सुन उसके हाथ रुक जाते हैं और वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गुनाहों का इल्ज़ाम मेरी मोम पर लगाते हुए। गुस्से से सूर्य के हाथों की नसें उभरने लगी थी और उसकी आंखों में लाल रंग साफ नजर आ रहा था। अनाया कहती है, सूर्य मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, तुमसे मिलने से पहले ही मैं जानती हूँ उन्हें और तुम्हारी जिंदगी में मुझे मिलने वाली भी वही थी। और ये सारा का सारा प्लान उन्हीं का है। सूर्य अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहानी सुनाओगी और मैं भरोसा कर लूंगा? भरोसा करना छोड़ दिया है मैंने अब। और वो ऐसा क्या क्यों करेगी? कोई भी माँ कैसे अपने ही परिवार को खत्म कर सकती है क्योंकि तुम सौतेले बेटे हो उसके। सूर्य की बात को बीच में ही काट कर अनाया ने कहा। जिसे सुन सूर्य को कुछ समझ नहीं आया और वो थोड़ा गुस्से में बोलता है, जो कहना है साफ साफ कहो। अब अनाया उसकी बात सुन थोड़ा घबरा जाती है लेकिन फिर से हिम्मत जुटाकर बोलती है, ठीक है तो सुनो, तुम्हारी मोम का नाम सिया था और उनकी जुड़वा बहन थी दिया जो अभी तुम्हारी माँ बनी फिर रही है। जब तुम 1 साल के करीब थे तभी तुम्हारी मोम का एक्सीडेंट हो गया था और उनके बचने के चांसेस बहुत कम थे। उसी के ठीक 6 महीने पहले दिया जी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी कैंसर के कारण। और उस टाइम उनकी गोद में उनका अपना बच्चा था जो तुम्हारी ही उम्र का था। सूर्य ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। तभी अनाया आगे बोलते हुए कहती है, जब तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थी तभी उन्होंने दिया जी को अपनी जगह देते हुए उनसे वादा लिया कि वो हमेशा तुम्हारी माँ बनकर रहेगी और कभी भी तुम्हें पता नहीं चलने देगी कि तुम उनके अपने बेटे नहीं हो। इससे दिया जी को भी घर मिल गया और समर जी जैसा पति, उनके बेटे को एक पिता का प्यार और तुम्हें माँ मिल गई। लेकिन तुम्हारी माँ के मरते ही दिया अपने रंग में आने लगी और यह बात तुम्हारे डैड भी समझ गए थे। इस कारण वो हमेशा उनसे दूर ही रहते थे। लेकिन वो जानते थे कि तुम दिया जी के बिना नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। फिर उनका वो बेटा कहाँ है? कभी मैंने उसे किसी से मिलते नहीं देखा। सूर्य के सवाल पर अनाया बोलती है, तुम्हें क्या लगता है सूर्य गणपति पूजा के टाइम वो शौक मनाने के लिए रूम में रहती है? नहीं सूर्य, वे अपने बेटे के साथ रहती है और जब भी उनकी तबीयत खराब होती है ना तो उनका बेटा ही देखने आता है उन्हें और वे कोई डॉक्टर नहीं है क्योंकि दिया जी कभी असल में बीमार पड़ती ही नहीं थी। अनाया की ये बात सूर्य के दिमाग में भी हिट करती है क्योंकि सच में दिया जी कभी भी पूजा में शामिल नहीं होती थी जब से उसके पिता कोमा में गए थे। अनाया आगे बोलती है, जानना नहीं चाहोगे कौन है तुम्हारा सौतेला भाई? युवान नाम है उसका, युवान सी ग्रोवर। युवान नाम सुनते ही सूर्य को पूरा यकीन हो जाता है कि अनाया सच कह रही है। अनाया आगे बोलती है, ये सब उन दोनों का ही प्लान था। मैं और मेरे डैड बस मोहरा थे। मैं प्यार करती थी युवान से और उसने वादा किया था कि प्लान पूरा होते ही वो शादी करेगा मुझसे। लेकिन अब उसने मुझे ठुकरा के कृतिका से साथ शादी का सोच लिया है। अनाया आगे कुछ बोलती सूर्य कॉल कट कर देता है और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रख देता है। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी अनाया की बातें गूंज रही थी। फ्लैशबैक एंड सूर्य की बातें सुनकर कि अनाया ने सारा सच बता दिया है। दिया जी हंसते हुए कहती है, हाँ किया मैंने ये सब और क्यों ना करूं। मैं और तुम्हारी माँ सगी बहनें थी, फिर भी उसकी ज़िंदगी में सुख था और मेरी ज़िंदगी में दुख। क्यों? तो मैंने भी अपना दुख उसको देकर उसका सुख छीन लिया, मार डाला उसे अपने हाथों से, उसको धक्का दिया था सीढ़ी से। फिर उसके नसीब का सुख मेरा हो गया। लेकिन तेरे उस बाप ने तुम्हें अपना वारिस बना सब तेरे नाम कर दिया और मेरे बेटे को हॉस्टल भेज दिया ताकि तुम्हारी परवरिश अच्छे से हो सके।
तो मैंने भी ये ठान लिया कि अपने बेटे को उसका हक दिलाकर रहूंगी और मार दिया तुम्हारे दादा और बहन को। दिया जी इससे आगे और जहर उगलती तभी उसके सीने में एक गोली आकर लगी जिसे किसी और ने नहीं सूर्य ने मारा था। उनकी उसकी आंखें अभी आग उगल रही थी। गोली लगते ही दिया जी धड़ाम से जमीन पर गिरी और तुरंत ही उनकी आंखें बंद हो गई। ये शायद उनके कर्मों की सजा थी जो उन्हें मिली थी। अब सूर्य युवान पर अपनी नजरें गाड़ कर बोलता है, तुझे मैं कुछ नहीं करूंगा ताकि तू भी मेरी तरह तड़पे जैसे मैं तड़प रहा हूँ। 2 साल से खुद की आंखों के सामने मैंने भी अपने परिवार को इसी तरह मरते देखा था। भाई है ना तू मेरा, तो मेरी जिंदगी अलग कैसे हो सकती है? तो तेरी जिंदगी अलग कैसे हो सकती है? तू भी मेरी तरह ही जिएगा मर मर के। इतना बोल सूर्य वहां से उठकर बाहर की तरफ चल देता है जहाँ पहले से ही उसका जेठ खड़ा था। सूर्य के जेठ के अंदर बैठते ही जेठ उड़ान भर देता है। इधर सूर्य के जाते ही युवान एकटक अपनी माँ की लाश को देखे जा रहा था। उसकी आंखें नम थी। तभी वे अपनी माँ की डेड बॉडी के पास बैठकर कहता है, शायद ये हमारे कर्मों का नतीजा है मॉम, जो हमें सूर्य ने दिया है। सूर्य अभी जेठ में बैठा था। उसके साथ पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो सब उसके सामने आया था। वो उसी के बारे में सोच रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वो अपनी माँ मानता है उसी ने उसका असली माँ का खून किया होगा। इतनी लंबी साजिश थी उसकी पीठ पीछे, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि जो साजिश रच रहा था वो उसकी माँ थी। कम से कम उसकी नज़रों में तो थी ही। सोरी अपने हाथों को देख कहता है, आज तक इन हाथों ने कितनों को मारा है? एक दिन में 1000 गोली चलाई है इन हाथों ने। फिर आज गोली चलाते हुए क्यों कांप रहे थे मेरे हाथ? मैंने आज उसे मारा है जिसने मेरी माँ को मारा था, मेरे पिता को कोमा में पहुंचा दिया था। मुझे भी मारने की कोशिश की क्योंकि मैं उनका अपना बेटा नहीं था, कोई और था। फिर भी मुझे अंदर से बुरा क्यों लग रहा है? शौर्य का मन अब भी काफी बेचैन था। बिना सोचे किसी को मौत देने वाला इंसान आज एक इंसान को मारने के बाद बेचैन हो उठा था। शौर्य की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपनी सीट से उठकर इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह तुरंत अपने रूम में जाता है जहाँ कृतिका सुकून से सो रही थी। सूर्य धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आता है और उसके बाजू में बैठ एकटक उसके चेहरे को देखता रहता है। अचानक अपनी आंखें जोर से बंद कर वो खुद को शांत करता है। फिर अपनी आंखें खोल कृतिका के चेहरे को देखते हुए कहता है, मैं बदला लेने के लिए इतना अंधा हो गया था कि इस लड़के की मासूमियत को भी देख नहीं पाया। अपना हाथ कृतिका की गाल पर रखकर वो आगे बोलता है कि कितनी तकलीफ दी मैंने इसे। कभी भी इसकी आंखें मुझे सूखी नजर नहीं आई क्योंकि मैंने कभी उसे चुप होने ही नहीं दिया। हमेशा अपनी हरकतों की वजह से रुला के रखा इसे। सूर्या के कानों में अब कृतिका की चीखें गूंज रही थी जब उसने उसे छिपकलियों से भरे रूम में डाला था। वो चीखें उस समय उसे सुकून पहुंचा रही थी, लेकिन वही चीखें अभी उसे बेचैन कर रही थी। कृतिका अभी भी वही दुल्हन का लिबास पहने सो रही थी। बस उसके सारे गहने फटे हुए थे। उसके मांग में बिखरा सिंदूर उसके गोरे चेहरे पर दमक रहा था। सूर्य एक नजर उसे देख तुरंत रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर जाते ही उसे जतिन दिखता है। वो उसके सामने चुपचाप बैठ जाता है। जतिन भी अपने बॉस की हालत अच्छी तरह से समझ रहा था, इसलिए वे ज्यादा कुछ न बोलकर उस काम को शुरू करता है जिसके लिए वे आया था। वो कृतिका की कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया था जो सूर्य ने ही निकालने को कहा था। जतिन एक फाइल खोलकर कहता है, कृतिका विक्रांत सिंह की छोटी बेटी है और अनाया की छोटी बहन, लेकिन अनाया और कृतिका की माँ एक नहीं है। सूर्य थोड़ा कन्फ्यूजन से जतिन को देखता है तो जितिन आगे बोलना चालू करता है, मतलब सर विक्रांत ने अपनी ही साली का नशे में रेप किया था जिसके कारण कृतिका हुई। यह बात अनाया की माँ भी जानती थी जब तक वह जिंदा थी। कृतिका के साथ सब अच्छे से रहते थे, लेकिन उनके मरने के बाद ही अनाया और विक्रांत ने अपनी नफरत दिखाना शुरू कर दिया। कृतिका के मामा ने उसे एसटीडी के लिए बाहर भेज दिया था, लेकिन कुछ महीने पहले उनकी मौत के बाद विक्रांत और अनाया ने उसे अपने प्लान का हिस्सा बनाने के लिए झूठा प्यार दिखाते हुए वापस शिमला बुलाया। उन्होंने हमेशा दिखाया कि कृतिका में उन दोनों की जान बसती है ताकि हम अपना टारगेट उसे बनाएं और उन दोनों को विला में एंट्री मिल जाए। और वैसा ही हुआ भी। इतना बोलकर जितिन अपना सर नीचे कर लेता है और सूर्य के इशारे पे वहां से निकल जाता है। थोड़ी ही देर में सूर्य का जेट उसके विला के गार्डन एरिया में लैंड हुआ। सूर्य रूम में जाकर कृतिका को देखता है तो वो अभी भी सो रही थी। वो उसके पास जाकर तुरंत उसे गोद में उठा लेता है और अपने साथ लेकर जेट से बाहर निकलता है। तो सभी गार्ड्स अपना सर झुकाए खड़े थे। सूर्य बिना किसी पर ध्यान दिए विला के अंदर जाता है तो उसके कदम दरवाजे पे ही थोड़ी देर रुक जाते हैं क्योंकि इस घर में उसे दिया जी का एहसास महसूस हो रहा था। फिर वह तुरंत कृतिका को अपनी गोद में लिए अपने रूम की तरफ न जाकर अपने रूम के पास वाले रूम में जाता है और उसे बेड पर अच्छे से लिटा देता है। फिर एक नज़र उसे देख रूम से निकलकर अपने रूम में चला जाता है।
अनाया हॉल में खड़ी सूर्य को एकटक देखती रहती है, लेकिन सूर्य बिना उसे एक नज़र देखे ही कृतिका को लेकर अपने फ्लोर पर चला जाता है। जब वो कृतिका को अपने रूम में न सुलाकर दूसरे रूम में सुलाता है तो अनाया के चेहरे पर एक छिपी हुई स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में कहती है, जानती हूँ सूर्य, तुम मुझसे अभी नफरत कर रहे हो, लेकिन मैं बहुत जल्द इस नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगी। फिर हम पहले की तरह ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगे। और रही बात कृतिका की, तो उसे मैं अपने रूम से निकालकर तुमने ये साबित तो कर ही दिया कि तुम्हारा मतलब अब उससे ख़त्म हो चुका है। उसे हम दोनों के बीच से मैं पूरी तरह हटा दूंगी बहुत जल्द। इतना बोलकर वो अपने सर्वेंट क्वार्टर में चली जाती है। अपनी आंखों को मलते हुए कृतिका अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों के सामने नई जगह आती है वे चौंक के उठ बैठ जाती है। रायजादा विला में आज तक कृतिका कभी भी सूर्य के रूम को छोड़कर कहीं गई ही नहीं थी, तो नई जगह देख वो घबरा गई। तभी रूम का डोर खुला तो उसकी नज़र तुरंत उस तरफ गई, लेकिन तभी उसके चेहरे पर सुकून आ गया, क्योंकि सामने खाने की प्लेट लिए नूर थी। नूर एक नज़र कृतिका को देख रूम में आई और खाने की प्लेट टेबल पर रख कृतिका के पास आई और बड़े ही प्यार से कहती है, मैम आप जल्दी नहा के चेंज कर लीजिए और खाना खा लीजिए। सॉरी सर, आपका स्टडी रूम में बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आप सो रही थी, इस कारण उन्होंने आपको जगाने से मना किया था, लेकिन ये भी कहा कि आप जैसे ही उठती है आपको उनके पास भेज दूँ, लेकिन उससे पहले आपको लंच करना पड़ेगा। कृतिका जब सुनती है कि सोरी उससे कुछ बात करना चाहता है तो थोड़ी घबरा जाती है। उसे डर भी था कि पता नहीं सोरी अब क्या कहेगा। वो जल्दी बेड से नीचे उतरती है और अपने कपड़ों को देखती है। अभी भी वो लहंगे में ही थी। कृतिका अपनी नज़र नूर पर डालती है तो नूर उसका सवाल समझकर कहती है, मैम आपका सारा सामान सौर्य सर ने इस रूम में शिफ्ट करा दिया है। कृतिका अपना सिर हिलाकर कबर्ड से कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है और थोड़ी ही देर में बाहर आती है। अभी वे एक येलो कुर्ती में थी और नीचे मैचिंग पैंट पे था। बालों से पानी टपक रहा था, लेकिन उसके मांग में अभी भी सूर्य के नाम का सिंदूर भरा हुआ था। कृतिका जल्दी जल्दी तैयार होकर जैसे तैसे लंच करती है और बड़ी हिम्मत करके नूर के साथ रूम से निकलकर सूर्य के स्टडी रूम की तरफ चल देती है। दूसरी तरफ युवान अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर घर लौट आया था। दिया जी के रूम में बैठकर उन्हीं की फोटो पर हाथ फेरते हुए कहता है, हमें ये नहीं करना चाहिए था मॉम, मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी और पाने की इच्छा ने मुझसे सब छीन लिया। मैं सूर्य को बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन मॉम आपने मुझसे ये तक छुपा के रखा कि मेरी बहन भी थी, लेकिन आपने उसे भी अपने लालच के कारण मार डाला। ये ठीक नहीं किया आपने। उसी के साथ विद्या जी की तस्वीर अलमारी में रखकर उस अलमारी को लॉक करता है और उनके रूम से बाहर निकलकर रूम को भी लॉक कर अपने रूम में चला जाता है। उसने दिया जी की सारी तस्वीरें और सामान उन्हीं के कमरे में रखवा दिया था। युवान बचपन से ही हॉस्टल में रहा था। उसे बस उतनी ही बातें पता थी जितनी दिया जी बताया करती थी। उसे यही लगता था कि उसका हक छीना गया है और सारे हक सूर्य को मिले हैं। इस कारण वह सूर्य को बर्बाद कर अपना हक वापस लेना चाहता था। लेकिन दिया जी के मुंह से सच सुनकर और सूर्य की बातें सुनकर उसे कहीं ना कहीं अपनी माँ की गलती महसूस हुई थी। इस कारण वह अब काफी शांत हो गया था और अपनी जिंदगी अकेले रहकर ही बिताना चाहता था। शायद उसने सूर्य की दी हुई सजा को कबूल कर लिया था। नूर अपने साथ कृतिका को लेकर सूर्य की स्टडी रूम के बाहर खड़ी थी। वहां से आगे का रास्ता कृतिका को अकेले जाना था। नूर वहां से चली जाती है। कृतिका की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो डोर को नॉक करे। वो अपना हाथ बार बार नॉक करने को बढ़ा रही थी और तुरंत वापस भी ले रही थी तभी कर ले रही थी तभी खुद को हिम्मत देकर कृतिका ने झटके से नॉक किया और तुरंत अंदर से सूर्य की वो एक दमदार आवाज आई, कम इन। कृतिका को अंदर जाने की परमिशन तो मिल चुकी थी, लेकिन उसके पैर आगे बढ़ नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर जम चुके हैं। सूर्य के बोलने के बाद भी जब कोई अंदर नहीं आया तो वो थोड़ा आवाज में बोला, अंदर आओ जो भी बाहर है। सूर्य की दोबारा और तेज आवाज सुनकर कृतिका के हाथ पैर कांपने लगे थे, लेकिन उसे डर भी था कि अगर वे अंदर नहीं गई तो सूर्य और ज्यादा गुस्सा ना हो जाए। इसलिए वे एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत करती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी नजर सामने बैठे सूर्य पर जाती है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सूर्य, जो कोई फाइल रीड कर रहा था, अपनी नजरें ऊपर करता है। उसे गेट पे ही कृतिका खड़ी नजर आती है। हमेशा की तरह आज भी उसकी नजर नीचे थी और दोनों हाथ एक दूसरे में उलझे हुए थे। कृतिका को देख सूर्य अपनी नरम आवाज में बोलता है, अंदर आओ या यहीं या फिर वहीं से, मेरी बात सुनने का इरादा है। सूर्य ने तो बिल्कुल आराम से ये बातें कही थी, लेकिन कृतिका के दिल में हलचल मचाने को इतना काफी था। वो जल्दी अंदर आकर सूर्य के सामने खड़ी हो जाती है। सूर्य अपनी साइड में रखी चेयर की तरफ अपनी आंखों से ही इशारा करते हुए कहता है, बैठो, यहाँ कुछ बात करनी है। कृतिका बिना वक्त गवाए जल्दी बैठ जाती है। सूर्य कुछ देर एकदम शांत रहता है, फिर अपने सामने टेबल पर से एक पेपर उठाकर कृतिका के सामने बढ़ा देता है।
कृतिका एक नज़र सूर्य को देखकर वे पेपर अपने हाथ में लेती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके हाथों से वे पेपर छूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे वो जल्दी से उठा लेती है और फिर से एक बार अपने सामने करती है। उसमें बड़े अक्षरों से डिवोर्स पेपर लिखा हुआ था। कृतिका उन पेपर्स को लेकर चुपचाप बैठी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है और क्या कहना है। कमरे में एकदम शांति पसरी हुई थी, जिसे तोड़ते हुए सूर्य कहता है, मैं जानता हूँ कृतिका, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन अब सब क्लियर हो चुका है तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सको। एलुमनी की जगह खाली है, तुम अपने हिसाब से जितना चाहो उतना अमाउंट भर सकती हो, लेकिन लेकिन मैं साइन कर दूंगी। ओके सर। सूर्य की बात बीच में ही काट कर कृतिका ये बोलते हुए पेपर लेकर रूम से निकल जाती है। सूर्य को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कृतिका ने ऐसा बिहेव क्यों किया। वो तो आगे कहने वाला था कि डिवोर्स के बाद भी सूर्य उसकी जिम्मेदारी लेगा और उसे अपने विला में ही रखेगा जब तक उसकी स्टडी पूरी नहीं हो जाती, वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। लेकिन कृतिका उसकी पूरी बात सुने ही रूम से निकल गई। कृतिका के जाते ही सूर्य कॉल करके नूर को बुलाता है और उसे यहाँ के बेस्ट कॉलेज में कृतिका का एडमिशन करवाने का जिम्मा देता है। वो ये भी कहता है कि अब उसे वे कृतिका का पूरी तरह ख्याल रखेगी और उसे कोई भी तकलीफ नहीं होने देगी। नूर सूर्य की आर्डर सुनकर वहाँ से निकल जाती है। कृतिका सूर्य के स्टडी रूम से निकलकर भागते हुए अपने रूम में जा रही थी कि तभी उसकी टक्कर अनाया से हो गई। अनाया खुद को संभालकर कृतिका को देखती है तो पाती है कि कृतिका की आंखें आंसू से भरी थी। फिर उसकी नज़र उसके हाथ में पकड़े पेपर्स पर जाती है। अनाया तुरंत कृतिका के हाथों से पेपर छीनकर देखती है। डिवोर्स पेपर देखकर और उस पर सूर्य का सिग्नेचर देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे वे कृतिका के सामने नहीं आने देती। अपनी नज़र चारों तरफ घुमाकर पहले देखती है कि कोई आसपास तो नहीं है। जब वह देखती है कि कोई नहीं है वहाँ तो तुरंत कृतिका का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए एक खाली रूम में लाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। कृतिका कुछ बोलने ही वाली होती है कि कुछ से पहले ही अनाया कृतिका के दोनों कंधे पकड़ उसे गले लगा लेती है और बोल पड़ती है, मुझे पता था कि सूर्य अभी भी मुझसे प्यार करता है। मैंने इतना बुरा किया उसके साथ, फिर भी वो मुझे माफ़ करके अपनाने को तैयार है। और ये डिवोर्स पेपर ये सबूत है इस बात का कि अभी भी सूर्य के दिल में मेरे लिए प्यार है। कृतिका, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। अनाया की बातें सुनकर कृतिका के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो तो बताना चाहती थी कि वो सूर्य के डिवोर्स से खुश नहीं है, लेकिन अनाया की बातें सुनकर उसकी बात उसके मन में ही रह गई। अनाया कृतिका से थोड़ा दूर होकर कहती है, कृतिका, जो हुआ वो भूल जा और अगर तुम्हारे मन में कुछ सूर्य के लिए आया भी है तो उसे निकाल दे, क्योंकि वो अभी भी तुम्हारे जीजू ही है और अब तो वो हमेशा रहेंगे। फिर अनाया थोड़ा और रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कृतिका, हम दोनों के बीच से चली जा ताकि फिर से मैं और सूर्य एक हो सके। इतना बोलकर वह पलट जाती है और उसके चेहरे पर अब एक सातिर हंसी थी। फिर वो कृतिका को छोड़कर रूम से बाहर निकल जाती है। कृतिका अपने कमरे में बेड से सटे जमीन पर बैठी थी, अपने दो अपने दोनों हाथ पेट पर रखकर एकटक पकड़े हुए डिवोर्स पेपर को घूरे जा रही थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। उसका ध्यान बार बार सूर्य के किए हुए सिग्नेचर पर जा रहा था और उसके दिमाग में बस अनाया की बातें गूंज रही थी। तभी वे एक लंबी सांस लेती है और फिर से डिवोर्स पेपर देखते हुए कहती है, इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लूंगी। क्या पता अनाया दी को कोई गलतफहमी हुई हो कि सूर्य जी अभी भी प्यार करते हैं। मैं एक बार खुद उनसे डायरेक्ट बात करूंगी। फिर वो अपनी ही बातों को काटते हुए कहती है, लेकिन अगर वो दी से प्यार नहीं भी करते होंगे तो क्या हुआ, वो कौन सा मुझसे प्यार करते हैं। और ये सोचकर फिर एक बार उसकी आंखें भर आती है। फिर भी वे डिसाइड करती है कि वह एक बार सूर्य से बात करेगी, तभी कुछ फैसला लेगी। कृतिका जानती थी कि सूर्य आज घर पर ही है, इसलिए वे रूम से निकलकर उसके पास जाने लगती है। कृतिका जैसे ही अपने कमरे से निकलकर थोड़ा दूर आती है और सीढ़ी के नीचे आती है, उसे कुछ ही देर सूर्य नजर आता है। वो किसी से फोन पर बातें कर रहा था। कृतिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह अपना कदम जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाती है तुरंत रोक लेती है, क्योंकि सामने अनाया ने सूर्य को गले लगा लिया था। सूर्य उसे खुद से दूर भी नहीं कर रहा था। ये देख कृतिका का रहा साहब विश्वास भी टूट जाता है और वह उल्टे पैरों अपने रूम में वापस चली जाती है। वहीं जब अनाया देखती है कि कृतिका वहाँ से चली गई है तो वो सूर्य से अलग होकर अपने चेहरे पर दुनिया भर की मजबूरियाँ लिए कहती है, सॉरी सूर्य, आज मैं बहुत अलोन फील कर रही थी, इसलिए तुम्हें गले लगा लिया। फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, प्रेगनेंसी में होता है, कभी मुझे हंसने का मन करता है तो कभी रोने का, और आज तो मुझे इतना अकेला फील हो रहा है कि क्या कहूँ। युवान ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और ना अपने इस बच्चे के बारे में। अब मैं कहाँ जाऊँ सूर्य, और कैसे इस बच्चे को जन्म दूँ अकेली। उसे पाल भी पाऊंगी या नहीं, यह भी नहीं पता।
सूर्य चुपचाप अनाया की बातें सुन रहा था। जब उसकी बातें खत्म होती है तो वो अपनी प्लेन आवाज में कहता है, इस विला में तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे की बात वो थोड़ा गुस्से में कहता है, और आज जो किया वो फिर नहीं होना चाहिए। मेरे करीब आने की कोशिश कभी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। इतना बोलकर वो उसे घूरते हुए वहां से निकल गया। सूर्य के जाते ही अनाया अपने चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट लिए कहती है, सूर्य तुम्हें तो मेरा होना ही होगा। और रही बात करीब आने की, तो एक बार वो कृतिका नाम का कांटा हमारे बीच से निकल जाए, फिर तो तुम्हें अपना बना ही लूंगी, और जो मैं करूंगी उसके बाद तुम खुद मुझे अपना लोगे। इतना बोलकर वो अपने काम में लग जाती है, क्योंकि उसकी हैसियत अभी भी एक सर्वेंट की ही थी। दूसरी तरफ कृतिका दौड़ते हुए अपने रूम में जाती है। दरवाजा अंदर से बंद कर बेड पर मुंह के बल लेट जाती है और पीलों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगती है। रोते रोते वो कब सो जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। रात के 9 बजे के करीब सूर्य डाइनिंग हॉल में बैठा डिनर कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार कृतिका की चेयर पर जा रहा था, जो अब भी खाली थी। वो किसी दूसरे सर्वेंट से कहकर नूर को बुलाता है, और जब नूर आती है तो उसे कृतिका के बारे में पूछता है और नूर को कृतिका को बुलाने को कहता है। नूर जब कृतिका के रूम में आती है तो पाती है कि कृतिका कबर्ड से कुछ कपड़े निकाल रही थी, जिसे देख नूर कहती है, मैम आप डिनर के लिए चलिए, सर ने बुलाया है। नूर की बात सुनकर कृतिका नॉर्मली कहती है, नूर दी आज ना भूख नहीं है तो आप सर को बोल दो कि मैं आज डिनर नहीं करूंगी। कृतिका की बात सुनते ही नूर कृतिका की गाल को छूकर कहती है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी। कृतिका अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर नूर कमरे से बाहर चली जाती है। नूर की जाते ही कृतिका दरवाजा बंद करती है और डिवोर्स पेपर लेकर बालकनी में जाती है। अपनी नजर चांद पर जमा एक तंज भरी हंसी हंसते हुए कहती है, आज मैं फिर एक बार अकेली होने जा रही हूँ। तब सूर्य जी ने उस युवान से मुझे बचाया और मुझसे फिर से शादी की, तो मुझे लगा कि शायद अब वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनके दिल में अभी भी दी है, और मैं अपनी दी की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं कर सकती। और उन्होंने सच ही तो कहा था, मुझसे शादी करना गलती थी उनकी, और मुझे डिवोर्स देना उस गलती को सही करना है। फिर वह अपनी आंखों से आंसू पोंछकर उन डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और खुद से कहती है, अब मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, ताकि ना कोई मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आ सके और ना मुझे गलती कहकर छोड़ सके। फिर वे रूम में आकर पेपर्स टेबल पर रखकर उस पर पेपर वेट रखती है, और अलमारी में से जो कपड़े उसने निकाले थे वो एक बैग में रखकर एक साइड रखती है और बेड पर आकर सो जाती है। सुबह के करीब 7 बजे वो उठती है और फ्रेश होकर एक बार फिर डिवोर्स पेपर देखती है, तो उसकी आंखें भर आती है। फिर वह हिम्मत करके पेपर्स उसी जगह रख देती है और एक सफ़ेद पेपर लेकर उस पर कुछ लिखती है, और उसे भी डिवोर्स पेपर के साथ रखकर रूम से अपना बैग लेकर चुपचाप निकल जाती है। वो विला से निकल सीधे अनाया के क्वार्टर रूम तक जाती है। यहाँ तक आने में उसे कोई तकलीफ नहीं होती और ना कोई रोक टोक करता है। वे आ जाने से पहले एक बार अनाया से मिलने आती है, और ये देखकर कि कृतिका विला छोड़कर जा रही है, अनाया काफी खुश होती है। लेकिन उसे डर था कि कहीं सूर्य या उसके गार्ड्स ने कृतिका को देख लिया तो रोक ना ले, क्योंकि कृतिका तो आराम से यही सोचते हुए जा रही थी कि सूर्य भी यही चाहता है, तो कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन अनाया सब जानती थी कि अगर कृतिका गेट तक गई तो पकड़ी जाएगी, और फिर उसकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। फिर शायद कृतिका कभी यहाँ से ना जाए। अनाया कृतिका को अपनी बातों में फंसाते हुए कहती है, तुम इस तरह सबके सामने से मत जाओ, मैं गार्ड्स का ध्यान भटकाती हूँ, तब तुम चली जाना। कृतिका थोड़ा कन्फ्यूजन से उसे देखने लगती है, तो अनाया कहती है, मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारा सामना सूर्य से हो, इसलिए तुम्हें चुपचाप यहाँ से जाना होगा। इतना बोलकर वो कृतिका को वहीं छोड़ विला के अंदर जाती है और किचन में चुपचाप घुसकर गैस ऑन कर उस पर कपड़ा रख देती है और फिर चुपचाप वहां से बाहर आ जाती है। तभी कुछ ही देर में आग बढ़ जाती है और फायर अलार्म पूरे विला में बजने लगता है, जिसे सुन सब विला के अंदर जाते हैं और गेट पर खड़े गार्ड्स का ध्यान भी उसी तरफ जाता है। जैसे ही वे गार्ड वहां से हटता है, कृतिका मेन गेट से बाहर निकल जाती है, लेकिन एक बार वो पीछे पलटकर विला को देखती है, फिर वो अपने रास्ते निकल जाती है। अनाया जानबूझकर कृतिका के साथ गेट तक नहीं गई, क्योंकि वह जानती थी बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। कृतिका के जाने के बाद वो एक राहत की सांस लेती है और अपने रूम में जाकर अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करके कहती है, कल तक वो लड़की मेरे शिमला वाले घर में पहुंच जाएगी, उसे ख़त्म कर देना, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और खुद से बोलती है, मैंने तुम्हें वहाँ आराम से ज़िंदगी बिताने को नहीं भेजा है प्यारी बहना, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म करने को भेजा है। इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है।
सूर्य का विला छोड़कर कृतिका अपने रास्ते चलती जा रही थी। पिछली बार की तरह उसे यहाँ से दूर जाने की कोई जल्दी नहीं थी और न ही सूर्य से पकड़े जाने का डर था। कृतिका भी अपने आप में ही उलझी हुई थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सूर्य ने उसे छोड़ दिया तो उसे बुरा लग क्यों रहा है। वो अपनी ही धुन में चली जा रही थी। तभी उसे ख्याल आता है कि शायद उसने गलत रास्ता ले लिया है, क्योंकि अभी वे एक सुनसान रास्ते पर खड़ी थी जहाँ उसके सामने कभी ना खत्म होने वाली सड़क थी। तो दोनों तरफ बस अंधेरे में डूबा जंगल। उसने दोनों हाथों से अपना बैग पकड़कर सीने से चिपकाया और अपनी स्पीड तेज करके चलने लगी। समय की बात करें तो सुबह के 10 के आसपास हो रहे होंगे, लेकिन आसमान में घिरे बादलों के कारण मौसम काफी भयानक लग रहा था। कृतिका बिना आजू बाजू देखे चली जा रही थी। तभी वहां बैठे 4 से 5 आदमियों के ग्रुप की नजर उस पर पड़ी। सभी वे एक झोपड़ी बनाकर उसके बाहर बैठकर शराब पी रहे थे। जैसे ही सबकी नजर कृतिका पर पड़ी, उन्होंने पहले उसके आजू बाजू देखा और किसी को ना देख सबके चेहरे पर एक हवस भरी मुस्कान तैर गई। कृतिका बिना किसी पर ध्यान दिए बस सीधे चली जा रही थी। तभी 2 लोग उसके सामने अचानक आकर खड़े हो गए, जिस कारण कृतिका झटके से रुकी। वे गिरती तभी उसने खुद को संभाल लिया। सामने खड़े 2 आदमियों में से एक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मैडम बड़ी जल्दी जल्दी चल रही हो, कहीं जाना है कि आपको कहो तो मैं छोड़ दूं। कृतिका उन दोनों आदमियों को देख थोड़ा डर जाती है, लेकिन अपने चेहरे पे बिना डर दिखाई कहती है, नहीं भैया मैं चली जाऊंगी। और वे जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, दूसरा आदमी उसके सामने आकर कहता है, अरे जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, पहले हमसे थोड़ी बात तो कर लो, फिर हम खुद तुम्हें छोड़ आएंगे। जहाँ जाना है तुम्हें। कृतिका काफी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वे क्या करे। उसके पैर कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वे हिम्मत करके घूर के दोनों आदमियों को देखती है। अपने हाथ में पकड़े बैग से जोर से दोनों को मारती है और जैसे ही दोनों गिरते हैं, कृतिका देखती है कि वहां और भी 3 लोग हैं जो उसी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वे अपने हाथों में सड़क के पास पड़ी बालू उठाती है और उन तीनों की तरफ फेंक देती है, जिस कारण वे तीनों अपनी आंखें पकड़कर चिल्लाने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो वहां से भागने लगती है। लेकिन जो 2 लोग थे जिन्हें कृतिका ने अपने बैग से मारा था, वे खुद को संभालकर कृतिका के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। कृतिका बिना पीछे मुड़े बस दौड़े जा रही थी। तभी उसका पैर वहां पड़े पत्थर से टकरा जाता है और वह मुंह के बल जोर से गिरती है, जिसके कारण उसकी एक आह निकल जाती है। तभी वे दोनों आदमी भी उसके पास पहुंच जाते हैं, जिसे देख कृतिका काफी डर जाती है। वो बैठे बैठे ही पीछे की तरफ होने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी जल्दी उसके पास आकर उसके बालों को पकड़कर कहता है, बहुत दौड़ा लिया तुमने, अब देख हम तेरा क्या हाल करेंगे। देखने में तो कोई अप्सरा के जैसी है और काम झांसी की रानी वाला। अब तो तुझे तब तक हम अपने पास रखेंगे जब तक सबकी पूरी की पूरी प्यास नहीं बुझ जाती। इतना बोलकर वह कृतिका के बाल पकड़कर उसे उठाता है और फिर दोनों आदमी कृतिका की एक एक बाह पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगते हैं। कृतिका बस खुद को छुड़ाने की भीख मांग रही थी और तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी वहां एक सफेद चमचमाती कार आकर रुकी, जिसे देख वो दोनों आदमी रुक गए। इसी का फायदा उठाकर कृतिका अपना हाथ छुड़ाकर दोनों को धक्का देती है और जैसे ही कार की तरफ भागने को होती है, उसमें से निकले इंसान को देख वो वहीं रुक जाती है। कार खोलकर उसमें से युवान निकला था। उसकी कोई मीटिंग थी जिसे अटेंड करने वो जा रहा था और जब उसकी नज़र जंगल में उन तीनों पर पड़ी तो उसने अपने ड्राइवर को बोलकर अपनी कार उस तरफ ही टर्न कर ली थी। युवान को देख कृतिका को बातें याद आने लगती है। वे सब बातें याद आ जाती है जो कुछ दिन पहले युवान ने उसके साथ की थी। अब उसके अंदर फिर से वह डर भर जाता है कि कहीं युवान अब फिर से उसे किडनैप करके कहीं जबरदस्ती शादी करने का ना सोचे। अब कृतिका को खुद की हालत आगे कुआ पीछे खाई जैसी लग रही थी। युवान की नज़र जैसे ही कृतिका पर जाती है, उसे विश्वास नहीं होता कि कृतिका यहाँ कैसे हो सकती है। लेकिन जब वो श्योर होता है कि सामने कृतिका ही है और वो लोग उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो उसका खून खोल जाता है। युवान अपना कदम कृतिका की तरफ बढ़ाकर उसे एक बार ऊपर से नीचे स्कैन करता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। जब वे श्योर हो जाता है कि सब ठीक है, तब वे कृतिका का हाथ पकड़ उसे अपनी साइड करता है और जोर का मुक्का एक आदमी के मुंह पर मारता है, जिसके कारण वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। तब युवान के पीछे वाली कार से कुछ गार्ड निकलते हैं। उन्हें इशारे से उन दोनों को संभालने का बोलकर युवान जैसे ही कृतिका का हाथ पकड़ उसे अपनी कार में बिठाने वाला होता है, कृतिका अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से बोलती है, नहीं बैठना मुझे आपकी गाड़ी में। आपने मेरी मदद की, मुझे बचाया, उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। युवान अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए कहता है, जानता हूँ मैंने जो किया वे गलत किया था, लेकिन अब मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप बेफिक्र रहिए भाभी। भाभी सुनकर कृतिका घूर कर युवान को देखने लगती है तो युवान अपना सर
थोड़ा कृतिका के पास लाते हुए कहता है, जानता हूँ आप मुझसे बहुत छोटी हैं, लेकिन है तो मेरे भाई की बेबी ही ना तो हुई ना भाभी। फिर सीधा होकर कहता है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ भी आपको जाना है। थोड़ी ही देर में कृतिका और युवान कार की पिछली सीट पर बैठे थे और कार अपनी गति में चल रही थी। कार में एकदम शांति पसरी हुई थी। थोड़ी देर उस शांति को तोड़ते हुए युवान कहता है, वैसे कृतिका आप यहाँ क्या कर रही है? युवान के मुंह से अपना नाम सुनकर कृतिका अपनी आंखें छोटी करते हुए घूर के देखती है। अभी वे काफी क्यूट लग रही थी। युवान उसे ही एकटक देख रहा था और जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता तो वे कृतिका के गाल को खींचते हुए कहता है, रियली कृतिका आप बहुत क्यूट हो, किसी को भी आपसे प्यार हो जाए। कृतिका अपना गाल सहलाते हुए कहती है, ऐसे कौन गाल खींचता है, कितना दर्द हो रहा है मुझे। फिर उंगली युवान की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, अभी तो थोड़ी देर पहले मुझे भाभी बोल रहे थे और 1 मिनट में ही मेरे नाम पे आ गए, वाह भाई वाह। फिर अचानक उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है और फिर वे कार से बाहर देखते हुए कहती है, वैसे अच्छा ही है क्योंकि अब मैं आपके भाई की बीवी हूँ ही नहीं तो भाभी कैसे लगूंगी। कृतिका की बातें सुनकर युवान, जो अब भी कृतिका की क्यूट हरकत पर हंस रहा था, अचानक सीरियस हो जाता है और बोलता है, आप कहना क्या चाहती है कृतिका? सूर्य भाई ने आपको छोड़ दिया, लेकिन क्यों? उन्होंने तो दोबारा आपसे शादी की थी। कृतिका एक फीकी हंसी हंसते हुए कहती है, वो सब गलती थी उनकी और जब उनको अपनी गलती का पता चला तो मुझे डिवोर्स पेपर थमा दिए। अभी कृतिका की बातों में एक गुस्सा था जिसे युवान भली भांति महसूस कर पा रहा था। युवान थोड़ा रुक कर पूछता है, तो अब आप कहाँ जाएगी? क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं थैंक्स, आपने मुझे उन सब से बचाया, वही बहुत है। आप मुझे बस मेन रोड पर छोड़ दीजिए, वहां से मैं चली जाऊंगी। तभी युवान थोड़ा जोर देते हुए कहता है, नहीं आपको मैं ऐसे ही कहीं नहीं छोड़ सकता, पहले आपको बताना होगा कि आप जा कहाँ रही है। कृतिका एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, मैं शिमला जा रही हूँ, अपने घर जहाँ मैं पहले रहती थी। तब उनकी कार मेन रोड पर रुकती है और कृतिका एक नज़र युवान को देख बाय बोलकर बाहर निकलने को होती है। तभी युवान उसका हाथ पकड़कर रोक देता है, जिससे कृतिका थोड़ा कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखती है। तो युवान तुरंत उसका हाथ छोड़कर उसे अपने पर्स से कुछ पैसे, अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उसके हाथ में थमाते हुए कहता है, प्लीज कृतिका ना मत कहना, मुझे पता है आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी और अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकती है। कृतिका चुपचाप पैसे और कार्ड लेकर कार से निकलकर तुरंत ऑटो पकड़कर स्टेशन के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही एक आदमी उसका पीछा करने निकल पड़ता है, जो युवान का ही एक भरोसेमंद आदमी था, जिसे युवान ने कृतिका के पीछे लगाया था क्योंकि वह जानता था कि कृतिका अभी काफ़ी छोटी है और उस घर में अभी कोई नहीं है जो उसके साथ रहे। थोड़ी देर में युवान की कार भी अपने बिजनेस मीटिंग के लोकेशन के लिए निकल पड़ती है, सनशाइन होटल। युवान की कार एक होटल के सामने आकर रुकती है। फिलहाल आज यहाँ काफ़ी चहल पहल थी क्योंकि आज यहाँ सभी सफल व्यवसायी एक जगह इकट्ठे होने वाले थे। यहाँ आज कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी जिसको एड्रेस करने वाला था नंबर 1 बिजनेसमैन सूर्य सी रायजादा, और कोई भी उनसे मिलने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। कब सूर्य की नज़र किसी पर पड़ जाए और उसकी किस्मत पलट जाए कोई नहीं जानता था, इसलिए सब बिजनेस में सूर्य के साथ जुड़ना चाहते थे। युवान कार में ही बैठा एकटक उस होटल को घूरते हुए कहता है, सब यहाँ अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए आपसे मिलने आए हैं, लेकिन मैं बस अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए आपसे मिलने आया हूँ। भाई इतना बोलकर वो अपनी आंखों में सनग्लासेज लगाता है और कार से बाहर आता है। कुछ ही देर में युवान मीटिंग हॉल में बैठा था जहाँ सभी बिजनेसमैन बैठे थे, जिसमें इंडियंस थे तो थे ही, बाहर के देशों से भी सब आए थे। सभी अपनी अपनी भाषा में बस सूर्य की ही चर्चा कर रहे थे। तब हॉल की लाइट ऑन हुई और एक लाइट सबसे सामने इवन स्टेज पर पड़ी, जहां सूर्य आकर हेड चेयर पर अभी अभी बैठा था। उसने अभी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, बाल उसके हमेशा की तरह सेट किए हुए थे, हाथों में महंगी घड़ी और पैरों में चमचमाते हुए जूते, जिससे उसकी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। वहां पर काफी सारी लड़कियां भी अपने पेरेंट्स के साथ आई थी और कुछ तो खुद बिजनेस वूमेन थी। सभी की नजरें बस सूर्य को ही देख रही थी। किसी किसी की नज़र में तो बस लस्ट भरा हुआ था। अगर उनका बस चलता तो वो अभी भी सूर्य को अपना बना लेती, लेकिन सूर्य की पर्सनालिटी से भी सब वाकिफ थे कि अगर किसी ने भी ऐसी वैसी हरकत की तो वह शायद ही किसी को छोड़ता। एक डर सबके दिल में और दिमाग में बैठा हुआ था क्योंकि सूर्य की पर्सनालिटी ही ऐसी थी। युवान उन सब में बैठा बस सभी के एक्शंस नोटिस कर रहा था और ये भी देख रहा था कि लड़कियां किस नज़र से सूर्य को देख रही है। देखने में तो युवान भी किसी हीरो की तरह था,
लेकिन सूर्य की बात ही अलग थी। लड़कियों को देख युवान को अचानक कृतिका की याद आती है। वह तुरंत अपने आदमी को मैसेज करता है जिसे उसने कृतिका के पीछे भेजा था। ये देख उसे शांति मिलती है कि कृतिका ठीक ठाक ट्रेन में बैठ गई है। फिर वो अपना ध्यान सूर्य की बातों पर लगाता है जो बिजनेस से रिलेटेड ही बोल रहा था। करीब 3 घंटे बाद मीटिंग खत्म होती है और सूर्य कुछ लोगों से पर्सनली बात कर वहां से निकल जाता है। अभी सूर्य कॉरिडोर से गुजर रहा था और उसके आसपास उसके बॉडीगार्ड्स भी थे। तभी उसे कोई भाई कहकर बुलाता है। सूर्य के कदम रुक जाते हैं और वह अपनी नजरें सब जगह घुमाता है तो उसे कुछ ही दूरी पर युवान खड़ा नजर आता है। सूर्य अपने बॉडीगार्ड्स को इशारे से वहां से जाने को रोक को कहता है। तब तक युवान उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था, लेकिन वो सूर्य से अपनी नजरें नहीं मिला रहा था। सूर्य की नजरें उसी पर जमी थी। थोड़ी देर की खामोशी को तोड़ते हुए सूर्य कहता है, क्या कोई नई प्लानिंग हो रही है मुझे खत्म करने की? यही तो आता है, तुम लोगों को दिल में जगह बनाकर उसी में गोली चला देते हो। सूर्य की बातें सुनकर युवान तुरंत अपना चेहरा ऊपर करके कहता है, नहीं भाई। वो आगे कुछ कहता तभी सूर्य उसकी बातों को बीच में काट कर कहता है, सूर्य सिराय ज्यादा हूं मैं, सो कॉल मी मिस्टर प्रताप, इससे ज्यादा ना कोई रिश्ता है और ना मैं रखना चाहूंगा। युवान अपना सर झुका के बोलता है, ठीक है सर, लेकिन मैं बस अपने गुनाहों की माफी मांगने आया था आपसे। इसमें कोई प्लानिंग नहीं है और भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिल में अपने लिए विश्वास जगा सकूं। सूर्य की नजरें बस युवान पर ही टिकी हुई थी, जैसे वह उसे स्कैन कर रहा हो कि उसके मन में चल क्या रहा है। भाई वो कृतिका। सूर्य एक नजर युवान को देख जैसे ही जाने को मुड़ता है। युवान की बातें सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। युवान के मुंह से फिर से कृतिका का नाम सुन कर गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती है और वह तुरंत पलट कर युवान का गला पकड़ लेता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि युवान की बात पूरी ही नहीं हो पाती। सूर्य अपने दांत पीसते हुए कहता है, आज नाम नहीं लिया उसका, अगर आज के बाद उसका नाम तुम्हारे मुंह से सुना तो वहीं के वहीं कब्र खोद दूंगा। फिर झटके से उसे छोड़कर कहता है, मेरी बातें हल्के में मत लेना और उससे दूर रहना। युवान अपना गला साफ करते हुए कहता है, अगर आपको इतनी टेंशन है उसकी तो इस तरह क्यों निकाला घर से उसे? एक बार ये तो सोच लेते, ये लड़की है वो, अगर आज मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं वो दो आदमी क्या करते उसके साथ। युवान इतना बोलकर चुप हो जाता है क्योंकि सूर्य का चेहरा काफी खतरनाक हो चुका था। सूर्य थोड़ा कंफ्यूज्ड था युवान की बातें सुनकर, लेकिन जब उसने सुना कि कोई कृतिका के साथ गलत कर रहा था तब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और माथे पर नसें उभरने लगती है, जिसे देख युवान थोड़ा डर जाता है। सूर्य अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? कृतिका मेरे विला में है तो उसके साथ गलत कैसे हो सकता है? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी की तरफ आंखें उठा के देखे? युवान थोड़ी हिम्मत करके कहता है, लेकिन आपने तो उसे डिवोर्स दे दिया है ना? उसने ही कहा था। युवान की बातें सुनकर सूर्य की आंखें सिकुड़ जाती है। तभी जतिन दौड़ते हुए आता है और सूर्य के सामने अपना फोन देते हुए कहता है, सर, नूर आपसे बात करना चाहती है। उन्होंने आपको बहुत कॉल किया लेकिन शायद आपका फोन साइलेंट पर है तो आपको पता नहीं चला। सूर्य तुरंत जतिन के हाथ से फोन लेकर अपने कान पर लगाता है। वैसे ही नूर कहना शुरू करती है, सर, कृतिका ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है और उसी के साथ उन्होंने घर भी छोड़ दिया है। एक नोट छोड़ रखा है उन्होंने डिवोर्स पेपर के साथ। सूर्य फोन कट कर युवान की तरफ टर्न होता है और अपनी प्लेन वॉइस में कहता है, कहाँ मिली थी वे तुम्हें? जल्दी बताओ। युवान इतना तो अब तक समझ चुका था कि कृतिका के घर छोड़ने के बारे में सूर्य को कुछ पता नहीं है। युवान जल्दी जल्दी जो भी हुआ वे बताने लगता है। पूरी बात बताने के बाद जब वे बताता है कि उसने अपने आदमी को कृतिका के पीछे भी लगाया है तो सूर्य घूर कर युवान को देखता है। तब युवान अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लिए कहता है, अरे भाई गलत मत समझो, उसकी ही सिक्योरिटी के लिए किया था मैंने, और ये मत भूलो कि मेरे कारण ही आपको अपनी पत्नी का पता चल रहा है। इतना बोलकर वो नजरें नीची कर चोरी ही छुपे सूर्य के एक्सप्रेशन देखने लगता है। उसके दिल में थोड़ी खुशी भी थी कि वह सूर्य के काम आया। सूर्य अपनी नज़र जतिन पर टिकाकर कहता है, जल्दी जेट रेडी करो, उससे पहले ही मुझे शिमला पहुंचना है, स्वागत जो करना है उसका। तभी युवान बीच में बोल पड़ता है, भाई मैं भी चलूं प्लीज। सूर्य जैसे ही अपनी नज़र उस पर डालता है युवान थोड़ा अटकते हुए कहता है, मतलब भाई पे रहूंगा तो मेरे आदमी से उसका लोकेशन तो पता चलते रहेगा आपको, और अगर आप चाहे तो वीडियो कॉल पर देख सकते हो कृतिका को, मतलब कृतिका भाभी को। सूर्य बिना मुड़े वहां से चल देता है। पीछे युवान और जितिन भी चल देते हैं। थोड़ी ही देर में सब जेट में थे। सूर्य के एक हाथ में युवान का फोन था जिसमें वो कृतिका को देख रहा था और थोड़ी देर बाद फोन उसे देकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपने मन में ही कहता है, मैं क्या चाह रहा था और इस लड़की ने
कि दिमाग में क्या चल रहा था। अगर युवान टाइम पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या होता उसके साथ। और फिर भी पागल लड़की अकेले निकल पड़ी। एक बार मिल जाए फिर बताता हूँ उसे। इसी बीच शौर्य ने नूर को कॉल करके डिवोर्स पेपर में कोर्ट में सबमिट करने को मना कर दिया था और कृतिका का छोड़ा हुआ नोट का पिक्चर क्लिक करके भेजने को कहा था, जिसे पढ़कर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। शौर्य का जेट शिमला के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और वहां से सभी कार में बैठकर निकल गए। थोड़ी देर की ट्रेवलिंग के बाद शौर्य की कार कृतिका के घर के सामने आकर रुकी। जतिन ने बाहर निकलकर मेन गेट का लॉक खोला, क्योंकि पिछली बार भी उसी ने लॉक किया था जो वो कृतिका को किडनैप करके सबको यहाँ से ले गया था। जतिन के लॉक खोलते ही सूर्य और युवान की कार घर के पार्किंग एरिया में रुकी और दोनों अपनी अपनी कार से बाहर आए। दोनों के बाहर आते ही ड्राइवर जो दोनों की कार ड्राइव कर रहा था कार लेकर घर से बाहर निकल गया, क्योंकि अगर कृतिका कार देख लेती तो समझ जाती कि सूर्य यहाँ पर है। इतने दिनों में भी सूर्य की सारी चीजें अच्छे से पहचानने लगी थी। घर का डोर अनलॉक करके सूर्य अंदर आया और उसके साथ साथ युवान और जतिन भी अंदर आए। सूर्य अपनी नजरें बस घर के चारों तरफ घुमाकर घर को देख रहा था। तभी वे एक एक रूम खोल खोल कर कृतिका का रूम ढूंढने लगा। पहले उसे विक्रांत का रूम दिखा, जिसे उसने धमकी आवाज के साथ जोर से बंद कर दिया। फिर स्टोर रूम का डोर खोला और अंदर बड़ी फालतू चीजों को देखकर उसे भी बंद करते हुए जैसे ही आगे बढ़ा, उसे युवान की आवाज सुनाई दी, जो एक रूम के दरवाजे को खोलकर खड़ा था और शौर्य को देख बोल रहा था, भाई ये रहा कृतिका का रूम। शौर्य फिर से घूरते हुए युवान को एक नजर देखता है और रूम में घुसकर अंदर से जोर से डोर बंद कर देता है, जिस कारण युवान जो दरवाजे के पास ही खड़ा था डर से थोड़ा पीछे हो जाता है और अपने सर को खुजाते हुए कहता है, ये भाई हमेशा अंग्रेजी मूड में ही क्यों रहते हैं। फिर वो अपना कंधा उचकाकर वहां से निकल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।